हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में, उसके बाद में इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह से होता है साउंड वेव्स में। तो मान लेते हैं दो सोर्सेज है S1 और साउंड के सोर्सेज है S2। दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये बहुत क्लोज है, ये पास में है बहुत, ये दिखाया गया है। ये P पॉइंट पे अगर मान लेते हैं इनसे ये वाली वेव और ये वाली वेव जाके P पॉइंट पे मिलती है, तो इसकी प्रेशर इक्वेशन, पहले वाली की प्रेशर इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। प्रेशर वेव इक्वेशन P1 इज इक्वल टू P01 साइन ω1 T माइनस K1। मान लेते हैं ये कितना इसने डिस्टेंस कवर किया x1 प्लस φ01 इसका इनिशियल फेज। और P2 अगर मैं इसके बारे में लिखूँ, P2 इज इक्वल टू P02 साइन ω2t माइनस K2। और ये कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, x2 प्लस φ02। तो इन दोनों का अगर फेस डिफरेंस देखूं, डेल्टा फाई, ये φ2 माइनस φ1, डेल्टा फाई है, φ2 कितना है, ω2t माइनस K2 x2 प्लस φ02 में से क्या गया, φ1 गया, ω1t माइनस K1 x1 प्लस φ01। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ω2 माइनस ω1 इंटू टी माइनस K2 x2 माइनस K1 x1 प्लस φ02 माइनस φ01। ये हमें इसको फेस डिफरेंस मिला। तो अगर दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस है, तो कोहेरेंट सोर्सेस से मतलब है कि उनका जो इंटरफेरेंस है टाइम पे डिपेंड नहीं करे। वो जब मिलती है तो उनका टाइम डिपेंडेंसी नहीं हो, फेस डिफरेंस का टाइम डिपेंडेंसी नहीं हो। इतना नोट करेंगे, फिर मैं लैंग्वेज में बताऊँ। The two sources are called coherent if the phase difference between them does not depend on time। टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं हो। तो ये जो फेस डिफरेंस था डेल्टा फाइव, इसका टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं हो। इसका मतलब ये टी वाली टर्म पे डिपेंडेंसी नहीं। इसका मतलब अगर मैं ω1 और ω2 को बराबर रख देता हूँ तो ये टी वाली टर्म आएगी नहीं, ये जीरो हो जाएगा और टी वाली टर्म मिट जाएगी। तो इसका मतलब है दो सोर्सेज अगर कोहेरेंट है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो इक्वल होनी चाहिए, ओमेगा इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, फॉर टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट सोर्सेज, द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, फॉर टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट, ω1 शुड बी इक्वल टू ω2। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो 2πf, फ्रीक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो F1 इज इक्वल टू F2। दो सोर्सेज की कोहेरेंट है जब भी उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, उन्हीं को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। और हम एक चीज़ और लिखेंगे कि अगर दो सोर्सेज कोहेरेंट है तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। तो रिजल्टेंट हम लिखेंगे, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, दो कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे, उसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा, उसकी वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो इज कांस्टेंट। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कांस्टेंट आएगी इसी पॉइंट पे, टाइम पे डिपेंडेंसी उसकी होगी नहीं। यहाँ से अगर मैं डेल्टा फाई को लिख सकता हूँ तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा फाई आ जाएगा, ω1 ω2 की टर्म कट गई तो डेल्टा फाई आ गया हमारे पास। ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, नेगेटिव अंदर डाल दिया, तो K1 x1 माइनस K2 x2 प्लस φ02 माइनस φ0, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अगर मैं कहूँ बी पार्ट,
इफ k1 और उनका फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लैम्बडा बराबर है, वेवलेंथ इक्वल हो, इसका मतलब इफ वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स जो S1 और S2 से जनरेट हुई है, ऑफ द टू वेव्स इज इक्वल, अगर वेवलेंथ इक्वल है, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 इक्वल है, तो k उनका इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब k उनका इक्वल हो जाएगा। इफ लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2, इसका मतलब k क्या होता है, k होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, इसका मतलब k1 इज इक्वल टू k2 हो जाएगा, और उसको मान लेते हैं k मान लेते हैं, तो हमारे पास जो फेस डिफरेंस है वो कितना आएगा, k1 और k2 बराबर हो गया, तो k कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 प्लस फाई नॉट 2 माइनस फाई नॉट 1, इसको हमने डेल्टा x लिख लिया, तो हमारे पास डेल्टा फाई इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा x प्लस, इसको हमने डेल्टा फाई नॉट लिख लिया, डेल्टा फाई नॉट लिख लिया, इनिशियल फेस डिफरेंस। ये हमारे पास फेस डिफरेंस इज इक्वल टू, ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है उन दोनों का जो सोर्सेज, एक जा रहा था दूसरे सोर्स से वेव जा रही थी, पहले सोर्स से वेव जा रही थी, तो x1 और x2 का जो डिफरेंस है वो क्या है, पाथ डिफरेंस। हमारे पास इसको क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस लिखेंगे, तो ये नोट करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x प्लस डेल्टा फाई नॉट, डेल्टा फाई नॉट क्या है, इनिशियल फेस डिफरेंस, डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा x यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइड में नोट करेंगे, डेल्टा x को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, डिफरेंस पाथ डिफरेंस, तो ये नोट करेंगे सारी चीज। मिला है डेल्टा फाई फेस डिफरेंस इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इंटू प्लस डेल्टा फाई नॉट इनिशियल फेस डिफरेंस। अब हम नोट करेंगे इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेज आर नॉट इक्वल, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है, ओमेगा इक्वल नहीं है, फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है, देन द सोर्सेज आर कॉल्ड इनकोहेरेंट, कोहेरेंट का उल्टा इनकोहेरेंट। फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज फेस डिफरेंस ऑफ द वेव्स कंटिन्यूसली चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं है, तो टाइम की डिपेंडेंसी आ गई, तो उनका जो फेस डिफरेंस है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा, इसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, तो इंटरफेरेंस इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एट द पॉइंट। अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे, एक सोर्स से अगर एक ही सोर्स से स्प्लिट करके लाइट हमने बनाई है, तो दो सोर्सेज बनते हैं, तो वो कैसी एक ही सोर्स से मिल जाने वाली जो लाइट होती है या फिर वेव्स होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो अगर एक ही सोर्स से हमने दो सोर्स बनाए, तो वो दो सोर्सेज क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। अगर अलग अलग सोर्सेज है और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे, उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ हम नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में, तो ये चीज़ नोट करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, अगर दो साउंड वेव्स है S1 और S2 सोर्सेज से निकल के बनी है, यहाँ P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, मान लेते हैं इसने कितना ट्रैवल किया, x1 ट्रैवल किया, इसने कितना ट्रैवल किया, x2 ट्रैवल किया, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे और मानेंगे k1 और k2 बराबर है k के। तो पहले की इक्वेशन बनेगी हमारे पास P1 इज इक्वल टू P01 साइन ओमेगा t माइनस के x1 प्लस फाई नॉट 1। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू P02 साइन ओमेगा t माइनस के x2 प्लस फाई नॉट 2। तो जो फेस डिफरेंस होगा, फेस डिफरेंस डेल्टा फाई वो आएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k x1 माइनस x2 प्लस फाई नॉट 1 माइनस फाई नॉट 2, फाई नॉट 2 माइनस फाई नॉट 1। तो हमारे पास ये डेल्टा फाई आया, हमारे पास डेल्टा फाई k डेल्टा x प्लस डेल्टा फाई नॉट, ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं।
तो इंटरफेरेंस के लिए ये चीज़ होगी। अगर मैं कहूँ इनिशियल फेस डिफरेंस उनका 0 हो, अगर सेम सोर्सेज से निकली है, इफ इनिशियल फेस डिफरेंस इज 0, दैट इज इफ दोनों वेव सेम सोर्सेज से निकली है, दोनों सोर्सेज एक ही पर्टिकुलर सोर्स से मिलके बने हैं, एक सोर्स को हमने स्प्लिट किया तो दो सोर्सेज मिल बन गए। इफ टू वेव्स आर जनरेटेड, या टू सोर्सेज आर जनरेटेड, two sources are generated by same source, तो क्या होगा उनका जो डेल्टा फाई नॉट है इनिशियल फेज डिफरेंस वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमने डेल्टा फाई नॉट अगर 0 रखेंगे तो डेल्टा फाई इजिकल टू के डेल्टा एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये नोट करेंगे। डेल्टा फाई था हमारा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई नॉट। इसने बोला डेल्टा फाई नॉट अगर 0 हो जाए तो इधर इस चीज़ को हमने 0 करा दिया, तो हमारे पास डेल्टा फाई क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। तो ये याद रखना हमें, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस, या फिर इस तरह से मैथमेटिकली याद रखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। तो रिजल्टेंट यहाँ पर दो वेव्स किसी पॉइंट पी पे मिली है, तो उसके इंटरफेरेंस की वजह से जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, प्रेशर रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, रिजल्टेंट प्रेशर होगा पी नॉट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस ये डेल्टा फाई। रिजल्टेंट प्रेशर हमारे पास इतना होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये P0 1 पीक वैल्यूज, जिससे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते थे, वैसे ही प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर जब वहाँ पर जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा वो P0 स्क्वायर प्लस P0 2 स्क्वायर 2 टाइम्स P0 1 P0 2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कौन सा है, डेल्टा फाई हमारे पास ये रहा, और उसके साथ P0 के साथ उसने कितना एंगल बनाया, P0 2 के साथ P1 के साथ कितना एंगल बनाया, P2 के साथ कितना एंगल बनाया, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये नोट करेंगे। रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड आया हमारे पास P रिजल्टेंट P नॉट रिजल्टेंट, जैसे हमने A निकाला था, एम्पलीट्यूड निकाला था, वैसे ही A रिजल्टेंट आया था P0 1 स्क्वायर प्लस P0 2 स्क्वायर प्लस 2 P0 1 P0 2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टेन फाई, अगर रिजल्टेंट ने उसके साथ अल्फा बनाया, किसके साथ, अगर P2 के साथ अल्फा बनाया तो अल्फा एंगल बनाया, टेन अल्फा हम निकाल सकते हैं। किसके साथ बनाया, जैसे ये रिजल्टेंट है, ये P0 1 है और ये P0 2 है, इसके साथ अगर अल्फा बनाया, P0 1 वाली वेव के साथ में अल्फा बनाया, तो हम 10 अल्फा निकाल सकते हैं। ये रिजल्टेंट है,
तो वेक्टर का यूज करके हम निकाल सकते हैं पी नॉट टू साइन डेल्टा फाइव डिवाइड बाय पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू कॉस डेल्टा फाइव। सिमिलरली अगर हमें इसके साथ बीटा बनाया तो ये भी निकाल सकते हैं बीटा वेक्टर का यूज करके टेन बीटा, या फिर इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये इन दोनों के बीच का एंगल था डेल्टा फाइव। तो हम टेन बीटा भी निकाल सकते हैं, टेन बीटा इसका यूज करके इस बीटा इसके साथ बनाया तो इसके अलावा कौन है, ये पी नॉट वन है, तो पी नॉट वन साइन डेल्टा फाइव इनको रिप्लेस कर देंगे डिवाइड बाय पी नॉट टू प्लस पी नॉट वन कॉस डेल्टा फाइव। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसके साथ एंगल बनाया, किसने इसके साथ कितना एंगल बनाया। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव। वेव से सेम साउंड वेव के लिए सेम होगा कॉस डेल्टा फाइव। तो इंटेंसिटी कितना आएगा, कितना, इस तरह से हम निकालेंगे। डेल्टा फाइव पे डिपेंड करेगा डेल्टा फाइव कितना है, इसके ये बाद में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, तो ये नोट करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें पता है इंटेंसिटी इसी पॉइंट पे दो वेव्स की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, इंटेंसिटी या फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। तो इंटेंसिटी है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा फाइव। फॉर रीजन ये क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम के लिए कॉस फाइव कितना होना चाहिए, कॉस डेल्टा फाइव कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वन। कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू वन होनी चाहिए। यहाँ से कॉस डेल्टा फाइव, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, कॉस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू वन, इसका मतलब डेल्टा फाइव इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, टू पाई होना चाहिए। वन कब होता है कॉस, जीरो पे होता है, पाई पे होता है, पाई पे माइनस वन होता है, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई। तो अगर मैं कहूँ ये कब होगा, जीरो या टू पाई या फोर पाई या सिक्स पाई, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका मतलब डेल्टा फाइव कितना होना चाहिए, डेल्टा फाइव टू पाई का मल्टीपल होना चाहिए, टू पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो टू एन पाई लिख सकते हैं, एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री, एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री, इस तरह से चलती रहेगी। तो डेल्टा फाइव कितना होना चाहिए, टू एन पाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे। तो डेल्टा फाइव को हम लिख सकते हैं, अगर इस तरह से याद रखते हैं, दूसरा टू पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई। डेल्टा पाई की वैल्यू टू पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स है, और इसको टू एन पाई के बराबर लिख लिया, टू पाई से टू पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया यहाँ से, एन लैम्बडा। तो दिस इज द कंडीशन, पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आना चाहिए। नेगेटिव में भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन टाइम्स लैम्बडा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर, या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं, इस तरह से भी याद करते हैं, ये ज़्यादातर याद रखा जाता है। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन टाइम्स लैम्बडा। तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक लैम्बडा का या फिर टू लैम्बडा, थ्री लैम्बडा, फोर लैम्बडा, तो एन कितना है, जीरो वन टू थ्री। अगर लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है या फिर टू लैम्बडा या थ्री लैम्बडा या फोर लैम्बडा, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये नोट करेंगे। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा। इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन
रूट आई टू कॉस डेल्टा फाइव। कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू 1 है, यहाँ से आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू, इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर आ रहा है। तो यह आई रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, आई रिजल्टेंट इतना आएगा। तो ये नोट करेंगे सब कुछ। अगर मैं कहूँ आई वन और आई टू बराबर हो, अगर आई वन और इफ आई वन और आई टू बराबर हो, आई नॉट के बराबर हो, तो आई रिजल्टेंट कितना आएगा, आई रिजल्टेंट तो कितना आ जाएगा, ये रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। तो 2 टाइम्स रूट आई नॉट का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आई नॉट आएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हर एक के, इसकी भी आई नॉट थी, इसकी भी आई नॉट, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स आई नॉट हो जाएगी, ये नोट करेंगे। और प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, पी रिजल्टेंट कितना आएगा, पी नॉट रिजल्टेंट, पी नॉट 1 स्क्वायर प्लस पी नॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 पी नॉट 1 पी नॉट 2 कॉस फाइव कितना है, 1 है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, पी नॉट 1 प्लस पी नॉट 2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी नॉट 1 प्लस पी नॉट 2। जैसे एम्पलीट्यूड में आता था, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में आता था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये इसी तरह से आएगा। तो रिजल्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर दोनों का इक्वल हो इनिशियली, तो P अगर P नॉट 1 और P नॉट 2 इक्वल हो, P नॉट के बराबर हो, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 टाइम्स P आ जाएगा हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आगे करना है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा इफ P नॉट 1 और P नॉट 2 बराबर हो P नॉट के, तो P नॉट रिजल्टेंट कितना आएगा, वो P नॉट प्लस P नॉट 2 P नॉट ट्वाइस हो जाएगा। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, जबकि इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी इंडिविजुअल के। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वेव्स में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वापस हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अब पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई रिजल्टेंट कितना होगा, रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा फाइव। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू -1 है, इसका मतलब डेल्टा फाइव की वैल्यू कितनी हो सकती है, पाई हो सकती है, 3 पाई हो सकती है, 5 पाई हो सकती है। तो पाई का ऑड मल्टीपल होगा, 7 पाई हो सकती है। तब क्या होगा, जो ये होगा हमारे पास ऑब्जर्व होगा इंटरफेरेंस, वो किस तरह का होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डेल्टा फाइव पाई, इसका मतलब हम कह सकते हैं 2n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अगर n1 रखूँ, n1 2 3 इस तरह से रखेंगे, या फिर इसको 2n+1 लिख सकते हैं, 2n+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n0 भी लिख सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमें मैथमेटिक्स आती है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डेल्टा फाइव शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं डेल्टा फाइव को लिख सकता हूँ, डेल्टा फाइव को k इंटू डेल्टा एक्स, या फिर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। और उसको लिख दिया हमने 2n-1 पाई, पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स हो गया हमारे पास लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2।
यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्बडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। तो ऑल अगर पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 हो तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर पिछला वाला अगर लैम्बडा का मल्टीपल हो पाथ डिफरेंस तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से याद रखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। तो किस तरह का जो होगा इंटरफेरेंस वो डिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये नोट करेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 और इसकी वैल्यू कितनी -1। तो हमारे पास रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर आ जाएगा। आई रिजल्टेंट इतना आएगा। अगर मैं कहूँ इंटेंसिटी अगर इक्वल हो दोनों की, इनिशियली दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी इक्वल हो, इफ अगर मैं कहूँ I1 और I2 दोनों बराबर हो, वो I0 के बराबर हो, तो यहाँ से आई रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आई रिजल्टेंट रूट ऑफ I0 माइनस रूट ऑफ I0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे पास। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहाँ पर कुछ भी सुनाई, अगर साउंड वेव की बात करें तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात करें, पी नॉट रिजल्टेंट तो हो जाएगा P1 स्क्वायर पी नॉट 1 स्क्वायर प्लस पी नॉट। सिमिलरली जैसे एम्पलीट्यूड के लिए हमने किया था, ए के लिए किया था, 2 पी नॉट 1 पी नॉट 2 कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, -1 है का स्क्वायर रूट। तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर -1 पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पी नॉट 1 माइनस पी नॉट 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास पी नॉट 1 या पी नॉट 2 में से कौन सा बड़ा है, जो भी है पी नॉट 1 माइनस पी नॉट 2 का मॉडल लेंगे। ये हमारे पास पी नॉट रिजल्टेंट आएगा। अगर पी नॉट 1 और पी नॉट 2 अगर इक्वल हो गए तो ये कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो पी नॉट 1 इफ पी नॉट 1 और पी नॉट 2 बराबर हो गए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा। तो ये भी नोट करेंगे। तो ये लिखेंगे एक चीज़ हम नोट करेंगे और याद भी रखेंगे, फॉर्मूला ही है सिंपल सा। आई होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। अगर मैं कहूँ इफ, ये जनरल है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए नहीं, जनरल फॉर्मूला है। इफ I1 और I2 दोनों बराबर हो, इनिशियली वो कितने हो, I0 हो, तो हमारे पास आई रिजल्टेंट कितना आएगा, I0 प्लस 2 रूट I0 कॉस डेल्टा फाई। यहाँ से हमारे पास 2I0 आ गया और ये भी कितना है, 2I0 कॉस डेल्टा फाई। 2I0 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। ये आई रिजल्टेंट है हमारा। तो हम अगर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखें तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस
2 थीटा, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा। तो ये सिमिलर चीज़ लिखी हुई है 1 प्लस कॉस डेल्टा 5, तो इस डेल्टा 5 का आधा यहाँ हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा 2i0 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बाई, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, सिंपल से याद रखना है, इस तरह से भी हम याद रखेंगे। इस तरह से कहीं दिया जाता है या फिर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, ये नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन हम वेव्स में पढ़ चुके हैं, वेव्स इन द स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं, तो सिमिलरली वैसे उसी तरह से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा। किस तरह से चेंजेस होगा मैं पढ़ता हूँ, इसको क्या लिखा हुआ है हमको नोट करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री है, मान लेते हैं एक दीवार है और स्ट्रिंग बांधा हुआ है, तो हमारे पास हमको पता था कि क्या होता था, तो जो इंसिडेंट वेव पल्स था और रिफ्लेक्टेड वेव पल्स था, उन दोनों में कितना का डिफरेंस था, पाई का डिफरेंस था वो, और वो किस तरह का वेव पल्स था, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन थी, डिस्प्लेसमेंट वेव पल्स था। तो हमने कहा कि अगर रिजिड बाउंड्री से, या फिर उस केस में रिजिड बाउंड्री था स्ट्रिंग के केस में, और इस केस में क्या होगा क्लोज्ड एंड ऑफ ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप क्या होता है हम पढ़ते हैं, सिंपल सा एक पाइप होता है, एक एंड क्या होता है क्लोज, तो उस क्लोज एंड ऑफ पाइप ऑर्गन पाइप किसकी तरह बिहेव करेगा, रिजिड एंड की तरह, रिजिड बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा। तो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री दैट इज द क्लोज एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप इज एनालॉगस टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग वेव फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री। तो सिमिलरली रिजिड बाउंड्री की तरह ही को हम उसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। द रिफ्लेक्शन accompanied by an inversion, तो रिफ्लेक्शन क्या होता था, इन्वर्ट हो जाता था रिजिड बाउंड्री से, दैट इज एन अब्रप्ट फेज चेंज बाय फेज चेंज ऑफ पाई, तो फेज चेंज ऑफ पाई हो जाता था, इन्वर्जन हो जाता था। दिस इज द कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड टू रिमेन जीरो, नोड होता था वहाँ पे रिजिड बाउंड्री पे, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या बोलता था, डिस्प्लेसमेंट उस रिजिड एंड पे बांध रखा है तो वहाँ का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था, जीरो ही होता था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता था जीरो, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड टू रिमेन जीरो एट द रिजिड एंड, सिंस अ मीडियम पार्टिकल एट द रिजिड एंड कैन वाइब्रेट, तो रिजिड एंड पे जो मीडियम पार्टिकल था, जो रस्सी स्ट्रिंग था, वो वाइब्रेट नहीं कर सकता था, ये नोट करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो रिजिड बाउंड्री है उस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम होता था, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता था। आगे बढ़ते एज द डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, वो रिजिड एंड था, वाइब्रेट नहीं कर रहा था। तो एज द एक्सेस प्रेशर एंड द डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्डिंग टू द सेम साउंड वेव वेरी बाई पाई बाई टू इन द टर्म्स ऑफ फेस, हमें पता है प्रेशर लीड करता है डिस्प्लेसमेंट को, पाई बाई टू से लीड करता है। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होता है, डिस्प्लेसमेंट कम है पार्टिकल्स का, वहाँ पर क्या होगा कंप्रेशन होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। जो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना था, जीरो था, तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम करस्पॉन्ड टू द प्रेशर मैक्सिमम, हेंस द डिस्प्लेसमेंट मिनिमा एट द रिजिड एंड विल बी अ पॉइंट ऑफ प्रेशर मैक्सिमा, प्रेशर मैक्सिमा बनेगा, प्रेशर मैक्सिमा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर
या तो कंप्रेशन बनेगा या रेयरफेक्शन बनेगा, प्रेशर मैक्सिमम बनेगा। तो रिजिड एंड पे क्या बनेगा, कंप्रेशन बनेगा या फिर रिफ्लेक्ट होके कंप्रेशन बनेगा या फिर क्या बनेगा अपने पास, रेयरफेक्शन बनेगा। दिस implies that the reflected pressure wave from the rigid boundary will have same phase as the incident wave। तो इसका मतलब क्या है, अगर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव का अगर कंप्रेशन जा रहा है तो वो कंप्रेशन होके ही लौटेगा, और अगर इंसिडेंट रे का रेयरफेक्शन वहाँ पर पहुंचा तो रिफ्लेक्ट होके क्या मिलेगा हमको, रेयरफेक्शन ही मिलेगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा, प्रेशर मैक्सिमा करस्पॉन्ड टू द प्रेशर मैक्सिमा ओनली एज अ रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसका मतलब क्या है, this implies that the reflected pressure wave from the rigid boundary will have same phase as the incident wave, that is a compression pulse is reflected as the compression pulse and the rarefaction pulse is reflected as a rarefaction pulse। तो हमें खाली ये याद रखना है, इतना ही पूछा जाता है कि अगर मैंने कहा रिजिड बाउंड्री है वहाँ से कंप्रेशन भेजा तो क्या मिलेगा हमको, करस्पॉन्डिंग कंप्रेशन ही मिलेगा, और अगर रेयरफेक्शन भेजा है तो इंसिडेंट वेव का जो पल्स था वो रेयरफेक्शन था, तो हमको क्या मिलेगा, रेयरफेक्शन ही मिलेगा। तो नोट करेंगे इसको। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हैंड की बात करें, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ द जैसे स्ट्रिंग वेव जो डिस्प्लेसमेंट वेव की थी वो फ्री हैंड से अगर हम डिस्प्लेस होता था, वैसी तरह से हम बात करेंगे साउंड वेव के बारे में, रिफ्लेक्ट होती थी उसी तरह से हम बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम द लो प्रेशर रीजन लाइक ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप, ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप, एक पाइप है उसका ओपन एंड है, उधर से क्लोज नहीं है, तो ओपन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप होगा। तो लाइक इज एनालॉगस टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग वेव फ्रॉम द फ्री एंड। तो फ्री एंड का हमने बात किया था, तो उसमें क्या होता था, इंसिडेंट अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में इन्वर्जन नहीं होता था, सेम फेस में रहते थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उसमें उल्टा हो जाएगा। अगर कंप्रेशन होगा तो वो रेयरफेक्शन में बदल जाएगा, और रेयरफेक्शन हमारे पास कंप्रेशन में बदल जाएगा। इतना सा याद रखना है। दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या, फ्री हैंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा की तरह काम करता था, तो प्रेशर मिनिमा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमा होगा। तो दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये जो फ्री हैंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा था, सो दैट द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव्स एट दिस पॉइंट मस्ट बी इन सेम फेज। तो डिस्प्लेसमेंट और जो इंसिडेंट जो वेव्स थी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव थी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट वेव जो स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, वो सेम फेस में रहती थी। अगर इस तरह से जाता था, क्रस्ट जाता था तो क्रस्ट ही रिफ्लेक्ट होके आता था, ट्रफ जाता था तो ट्रफ ही रिफ्लेक्ट होके आता था। तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर हमने बात किया तो इन्वर्जन उसमें नहीं होता था डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन इसमें प्रेशर वेव में क्या होगा, ये अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा मिनिमा होगा। तो दिस वुड इम्प्लाई दैट द पॉइंट वुड बी मिनिमा फॉर द प्रेशर वेव। हमें पता है प्रेशर वेव के लिए मिनिमम पॉइंट होगा, प्रेशर यहाँ पर कितना होगा, मिनिमम होगा, एवरेज वैल्यू होगा। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद में हम लास्ट रिजल्ट लिखते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। हैंस द रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव, तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा था, प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो हैंस द रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव वुड बी आउट ऑफ फेज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट वेव प्रेशर वेव। तो इंसिडेंट प्रेशर वेव थी, उससे पाई आउट ऑफ फेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर कंप्रेशन होगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन बनेगा, और रेयरफेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन बनेगा।
इसी तरह से इसको मैं समराइज कर सकता हूँ कि अगर रिजिड एंड की बात करें, रिजिड एंड की बात करें किसमें, स्ट्रिंग्स में, या फिर क्लोज्ड एंड ऑफ ऑर्गन पाइप की बात करें साउंड वेव में, वेव्स इन द स्ट्रिंग में रिजिड एंड में इस तरह से अगर हमने कहा कि ये पल्स ट्रैवल कर रहा है, इंसिडेंट वेव पल्स ट्रैवल कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये अगर ट्रफ था, क्रस्ट था, तो ट्रफ बन जाएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आएगा। और क्लोज्ड एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप इज सेम ऑन एनालॉगस टू द रिजिड एंड, बाउंड्री थी, ये रिजिड एंड था, ये रस्सी बांध रखी थी। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, मिनिमम होता था, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर इस तरह से ऑर्गन पाइप है और ये क्लोज्ड एंड है, और हमने कहा कि अगर एक कंप्रेशन यहाँ पर जाके पहुंचा, कंप्रेशन ट्रैवल कर रहा था और यहाँ पर जाके कंप्रेशन पहुंचा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में, अगर मैंने कहा कंप्रेशन हुआ, ये इंसिडेंट कंप्रेशन है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये कंप्रेशन ही जाएगा। तो कंप्रेशन है तो कंप्रेशन ही जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। और अगर मैं कहूँ कि अगर रेयर फ्रैक्शन था, अगर हमने कहा कि कंप्रेशन नहीं हो, रेयर फ्रैक्शन है, तो इंसिडेंट रेयर फ्रैक्शन था, तो इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड होके जाएगा वो रेयर फ्रैक्शन ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें इन्वर्जन होता है, इसमें इन्वर्जन नहीं होता है। अगर सेम क्लोज्ड एंड है, इधर क्लोज्ड एंड है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेव का इन्वर्जन होता था और इसमें प्रेशर वेव का इन्वर्जन नहीं होता। तो कंप्रेशन है तो कंप्रेशन की तरह रिफ्लेक्ट होगा, और रेयर फ्रैक्शन है तो रेयर फ्रैक्शन की तरह ही रिफ्लेक्ट होगा। और इसमें क्या हो जाता था, इन्वर्जन हो जाता था। जस्ट उल्टा करना है इसमें। अच्छा, तो ये नोट करेंगे, ये डायग्राम भी बना लेंगे ताकि आपको हेल्प हो याद रखने में। और अगर हम फ्री एंड की बात करते हैं, रिजिड एंड की बात नहीं करते, फ्री एंड है स्ट्रिंग का, या फिर ओपन, इसकी जगह क्या है, ओपन एंड ऑफ क्लोज, ओपन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप है, ओपन है, तो इस तरह से ओपन है तो हमारे पास, तो इस तरह से ओपन ऑर्गन पाइप है। तो अगर हमने कहा इंसिडेंट फ्री एंड है और ये रिजिड एंड नहीं है, तो हमने कहा ये रिजिड नहीं है, तो इस तरह से ये मोटी रस्सी है और उधर पतली रस्सी है, ये हम समझेंगे, ये मोटी और इधर ये पतली है, ये दो अलग अलग रस्सी है, ये थोड़ी सी मोटी है और ये थोड़ी सी यहाँ पर ये पतली रस्सी है। तो ये किस तरह से काम करेगा, फ्री एंड की तरह काम करेगा। तो ये कंप्रेशन जाएगा, ये अगर मैंने कहा क्रस्ट जाएगा तो इन्वर्जन इस पर नहीं होगा, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रस्ट ही लौटेगा। अगर हमने कहा कि क्रस्ट जा रहा था तो क्रस्ट ही लौटेगा, तो इसमें इन्वर्जन नहीं होता था, पाइप सेम फेस में रहते थे। और सिमिलरली इसमें अगर मैं कहूँ, अगर मैंने कहा कि इसमें अगर कंप्रेशन जा रहा है, कंप्रेशन मान लेते हैं कि कंप्रेशन पहुंचा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पाई का डिफरेंस आ जाता, तो हमारे पास ये कंप्रेशन बदल के क्या किस में रिफ्लेक्ट होके आएगा, इसमें रेयर फ्रैक्शन में रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। रेयर फ्रैक्शन में हमने कहा रिफ्लेक्ट होके, ये किसमें रिफ्लेक्ट होके आया, रेयर फ्रैक्शन में। और अगर मैंने कहा कि अगर रेयर फ्रैक्शन जा रहा था, तो रेयर फ्रैक्शन जा रहा था तो वो किस में कन्वर्ट होके आएगा, वो कंप्रेशन में कन्वर्ट होके रिफ्लेक्ट होके, तो ये रिफ्लेक्टेड रेयर फ्रैक्शन था तो कंप्रेशन में आ गया, और कंप्रेशन था तो रेयर फ्रैक्शन में आ गया। इतना सा याद रखेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा, इसमें इन्वर्जन नहीं होता तो इसमें इन्वर्जन होता, और उसमें इन्वर्जन होता था तो इसमें इन्वर्जन नहीं होता था। तो उसका उल्टा है, वो चीज़ें हमें याद है, रिजिड एंड से इन्वर्जन होता था, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, और इसमें फ्री एंड पे इन्वर्जन नहीं होता था तो इसमें इन्वर्जन होगा। ये याद रखेंगे।